नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। और ये चैप्टर लिखा गया है मधु कंकड़िया जी द्वारा और ये है एक यात्रा वृतांत। और आपने देखा कि किस तरह से मधु कंकड़िया जी ने यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें इस पूरे पाठ में बताई हैं और हमने बहुत सारी चीजें इसमें नहीं जानी। और ये जो पाठ है ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही ये जो आपका चैप्टर है ये आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक यात्रा वृतांत है, तो किसी भी इंसान के लिए जो यात्रा होती है, अगर आप यात्राएं करते हैं, अगर आपको यात्रा करने का शौक है, तो इससे क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। यानी कि आप नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानते हैं। और नई जगह अगर आप जाते हैं तो वहाँ का एक तरह से रहन सहन, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आपका कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक सलाह भी यहाँ पर दी थी कि अगर आपको कभी भी मौका लगे, कभी भी आपको कहीं भी ऐसी जगह पर जाने का मौका मिले, तो आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली ट्रिप हो या स्कूल ट्रिप हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो ये है यात्रा जहां पर मधु कांकरिया जी जो है वो जा रही हैं गैंगटॉक से लेकर योंगथांग, कंचनजंगा आदि पर्वतों पर। और वो वहां पर प्रकृति की जो पूरी सुंदरता है, प्रकृति की जो एक तरह से प्रकृति ने जो हमें वरदान स्वरूप जो चीजें दी हैं, वो उनके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रही है। तो लास्ट 2 सेशन से हम यहाँ पर अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने यात्रा शुरू की और किस तरह से उन्होंने प्रकृति के एक एक दृश्य को यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर हमें बताया है, हमें प्रकृति से एक तरह से परिचित करवाया है। और सबसे जो मेन बात है वो किस तरह से यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जरूरी बातें इसमें पड़ी, तो कुछ प्रश्न जो है अपने आप ही यहाँ पर बीच में बनते हैं। जैसे अगर आपका प्रश्न यहाँ पर आता है जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कि गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जो आपकी सफेद पताकाएं हैं, यानी कि जो किसी भी बुद्धिस्ट की जब मृत्यु होती है तो उस टाइम पे सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और जब कोई भी नया काम होता है, शुभ काम होता है, तो रंग बिरंगी पताकाएं फहराई जाती हैं। उसके बाद धर्म चक्र, प्रेयर व्हील के बारे में भी यहाँ पर बताया था और बहुत सारी, और कीवी लॉन्ग स्टॉक के बारे में यहाँ पर बताया था। और सबसे मेन चीज जो जैसे प्रेयर व्हील के बारे में कही गई थी कि इसके बारे में यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जो भी इसको घुमाता है उससे क्या होता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बता रही हैं कि भले ही हम कितने भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं, कितने भी ज्यादा पढ़ लिख जाएं, कितनी भी सारे नए हम इनोवेशंस कर लें, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारा चाहे उसे अंधविश्वास कह लो या हमारा ये निष्ठा जो है, वो पूरे भारत को जो है एक सूत्र में बांधती है, एकता के सूत्र में बांधती है। यानी कि वो चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या दूर दराज का एरिया हो, सब जगह जो है एक जैसी है लोगों के अंदर। तो देखिए इस तरह से काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी और उन्होंने अपने जो ड्राइवर कम गाइड है जितेन, उसके बारे में भी बताया था कि वो कितने अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। और उसके बाद जो लास्ट हम पढ़ रहे थे इसमें, वो था यहाँ पर काफी अच्छे से एक्सप्लेन जो उन्होंने किया था, वो था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। उन्होंने यहाँ पर सबसे अच्छे से जिसको एक्सप्लेन किया वो था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। और वो बताती हैं कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो सबके
फ्लैश चमकने लगे, यानी कि सभी जो लोग वो है फोटो खींचने में मशगूल हो गए। लेकिन वो अब बताती हैं कि मैं किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, जिसको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था, अभिशप्त राजकुमारी सी। जैसे हम कहते हैं ना कि है तो वो राजकुमारी, लेकिन उसके उसको श्राप है या उसको ऐसा है कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं बिल्कुल मैं भी अब गई तो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बहुत सारे नजारे दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं कि जिनको मैं अपने कैमरे में कैद कर सकती हूँ, अपनी एक याद बना सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो उस दृश्य को अपने दिल से, अपने मन से फील करना चाहती है, उसको उसका वो बिल्कुल साक्षात अनुभव लेना चाहती है, उसमें वो खो जाना चाहती है, उसमें वो डूब जाना चाहती है। तो यही होता है उनके साथ। तो वो कहती हैं कि किस तरह से जब वो उस झरने के पास बैठी, तो किस तरह से जब उन्होंने उस जलधारा में अपना पांव डुबोया, तो वो कहती है मैं अंदर तक भीग गई। और वो कहती है कि ये जीवन की अनंतता का प्रतीक ये झरना था, और उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। यानी कि देखिए, जितने भी आपने देखा होगा, जितनी भी नदियां होती है, जितने भी पहाड़ होते हैं, इनका एक तरह से नाम लेकर कहा जाता है कि आप इतने टाइम तक दीर्घायु रहें, आप इतने टाइम तक जीवित रहें कि जब तक गंगा के जल में पानी हो, जब तक ये पहाड़ जो है लगा हुआ है, तब तक आप जो है यहाँ तक जियो, आपकी आयु इतनी हो, आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये क्या है? जीवन को की अनंतता को दर्शाता है। ये कभी नहीं रुकने वाला है। कुछ भी राह में कितने भी रोड़े आ जाएं, कितने भी पत्थर आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो जीवन की अनंतता को दर्शाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो बताती हैं कि किस तरह से जितेन ने उन्हें उठाया और कहा कि आगे तो इससे भी ज्यादा मनमोहक दृश्य मिलने वाले हैं। तो वो कहती है मैं अनमनी सी उठी, अनमनी यानी कि उस टाइम पे बिल्कुल उठने का मन नहीं था, इस दृश्य को छोड़कर कहीं और जाने का मन नहीं था। लेकिन फिर इस तरह से वो आगे बढ़ गई। तो देखिए, वो कह रही है कि आगे जो है काफी सुंदर सुंदर नजारे थे, काफी अच्छे नजारे थे, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो। यानी कि वो आगे बढ़ रही थी क्योंकि पहाड़ पर चढ़ रहे थे। और वो कहती है हर क्षण, हर प्रतिक्षण उन्हें एक नया दृश्य दिखाई दे रहा था। कहीं पर उन्हें फूलों की घाटी दिखाई दे रही थी, तो कहीं पर हरी मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दे रही थी, तो कहीं पर पथरीली जमीन दिखाई दे रही थी। तो हर क्षण जो है ये दृश्य जो है बदल रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो। जैसे मैंने बताया ना, आपको एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह से आपका जो एक मैजिशियन होता है, एक जादूगर होता है, वो क्या करता है, बिल्कुल छड़ी घुमाता है और कबूतर बन जाता है, फिर छड़ी घुमाता है फिर सांप बन जाता है, फिर छड़ी घुमाता है फिर फूल बन जाता है। तो इस तरह से वो कह रही है कि प्रकृति बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई जादूगर बैठा हुआ है और हर क्षण जो है इस दृश्य को बदल रहा है। और वो कहती हैं कि जीप अब थोड़ी देर में जो धुंध की चादर जो है, इस टाइम तक काफी आगे वो बढ़ चुके थे, और पूरी जो एरिया था उसको धुंध की चादर ने घेर रखा था। और वो कहते हैं धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ी, तो वहां पर उन्होंने देखा कि दो विपरीत दिशाओं पर आते छाया पहाड़ थे, और जो पहाड़ थे वो श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, और गाड़ी वहां पर रुकवा दी गई। और वो कहती हैं कि जब मैंने गर्दन घुमाई, तो मैंने देखा कि सब और जन्नत बिखरी हुई है। यानी कि खूबसूरती ही खूबसूरती, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी ज्यादा सुंदरता वहां पर थी, इतना ज्यादा, एक तरह से इतनी ज्यादा खूबसूरती वहां पर थी। तो वो कहती हैं अपने आप को निरंतर, अपने को निरंतर दे देने वाली अनुभूति कराते ये पर्वत थे, झरने, फूलों की घाटियां, वादियों के दुर्लभ नजारे, और वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। तो इस तरह से यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था। और आगे देखिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही सुंदर जो है इसके आगे का सफर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मैं जब आपको एक पूरे सार के रूप में यहाँ पर बताऊंगी, जब हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो पूरे सार के रूप में हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसको आप, वो सारी चीजें आप चाहो तो उसको नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ भी ज्ञान आपका है। और एक तरह से कभी आपको मौका मिले इस तरह की किसी यात्रा का, तो आप उसको बहुत अच्छे से उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये सब करेंगे हम अपने इस चैप्टर के एंड
एंड में, यानी कि पार्ट जब हमारा कंप्लीट होगा। अभी बहुत सारी चीजें एंजॉय करनी है इस पार्ट में हमने, ये एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृतांत है। तो देखिए क्या कहा है, आश्चर्य, आश्चर्य कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। तो देखिए जब हम भीड़ में रहते हैं ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होती है, लेकिन हम किसी भी चीज को फील नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को एक तरह से, क्योंकि हम अपने आप में ही बिजी रहते हैं, अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं, अपने आप में ही डूबे हुए रहते हैं, और सबसे ज्यादा तो हमेशा हैरान और परेशान रहते हैं। तो इसीलिए वहां पर जब वो ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि कई बार जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार हम जब बहुत ज्यादा तो इस तरह की छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं, ये इंसान को तरोताजा बना देती हैं और एक नई आनंद, नया जोश, नया उमंग जीवन में जो है जगा देती हैं। तो वो कहती है आश्चर्य, कितना पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, सतत यानी कि लगातार, प्रवाहमान यानी कि बहते हुए, सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदम मंदम हवा में हिलोरे लेते प्रयुक्ता और रूडोड्रे जो फूल हैं, रूडोडेड्रो, रूडोडेड्रो के जो फूल हैं, और अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरोवेत, 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 चैरवेती, चैरवेती। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि एक ही टाइम में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही है। वो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे सबसे पहले तो सतत प्रवाहमान झरने, जो कि निरंतर लगातार बह रहे हैं, प्रवाहमान यानी कि बह रहे हैं, सतत यानी कि निरंतर या लगातार बह रहे हैं। दूसरा, नीचे अपने पूरे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी। उसके बाद सामने उठती हुई धुंध, धुंध जो है ऊपर उठ रही है, और ऊपर मंडराते आवारा बादल, और जो है ऊपर जो है आवारा बादल जो है मंडरा रहे हैं, और उस बीच मंदम मंदम चलती हवा के हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेड्रो के फूल, और सब अपनी अपनी, और ऐसा लग रहा है कि इन सब की अपनी लय चल रही है, अपनी गति चल रही है, अपनी ताल चल रही है, यानी कि ये जैसे कोई म्यूजिक होता है ना, कि सारी चीजों का बैलेंस होता है उसमें, और वो बिल्कुल मंद गति से अपने आप चल रहा होता है, और हम उसका आनंद ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रकृति जो है ऐसा कह रही है कि चैरवेती, चैरवेती यानी कि चलते रहो, चलते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। और इस समय के इस सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, यानी कि इस सतत प्रवाह में, जो ये सतत प्रवाह जो है चल रहा है, इसमें तिनके सा तैरता, जैसे एक तिनका होता है ना, बहुत बड़ी नदी में एक तिनका जो है, क्योंकि नदी तो अपने प्रवाह में बह रही है, नदी को फर्क नहीं पड़ता कि तिनका है या क्या है। तो इसी तरह से प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता, जो हम उसमें तिनके के समान ऐसा लग रहा है कि हम उसके साथ जो है चले जा रहे हैं, उसके साथ जो है आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार हुआ, पहली बार एहसास हुआ, लेखिका कहती है, मधु कांकरिया जी कहती है, पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य। वो कहती है कि पहली बार ये फील हुआ, पहली बार ये अनुभव हुआ, पहली बार ये एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, यानी कि जीवन में ठहराव का कोई जगह नहीं है, ठहराव के लिए कोई जगह नहीं है। और ये तो आजकल के समय में तो अगर इसको देखा जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से खतरनाक बात है कि अगर किसी कारणवश कोई पीछे छूट जाता है, तो आजकल हर चीज में क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो गई है, हर चीज में आगे निकलना है, हर चीज में आगे बढ़ना है। और अगर कोई किसी कारणवश पीछे रह जाता है, तो फिर वो अपने जीवन की दौड़ में भी पीछे रह जाता है।
तो जीवन का दूसरा ही नाम है ये चलायमान सौंदर्य, यानी कि आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आपको स्थिर नहीं रहना है, किसी भी सिचुएशन में आपने रुकना नहीं है, चलायमान रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को अग्रसर करके आगे बढ़ते रहना है। तो वो कहती है संपूर्णता के उन क्षणों में, संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा सिमट चुकी थी। संपूर्णता के उन क्षणों में, यानी कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमें ये जो बाहरी चीजें हैं उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो ये है, सब कुछ तो ये है, ये प्रकृति ही सब कुछ है। तो वो कहती है कि उस संपूर्णता के क्षणों में उस टाइम पे लग रहा था कि हम संपूर्ण हैं, हम पूरे हैं। देखिए इंसान जो है हमेशा क्या करता रहता है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, उसकी आशाएं, उसकी लालसाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ऐसी जगह पर जाकर कैसा फील हुआ लेखिका को कि जैसे वो संपूर्णता से भर गई हो, और कहती है कि इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर मन एकात्मक हो रहा था, यानी कि मन और वो जो सौंदर्य है उससे ऐसा लग रहा था कि हमारे जो मन है वो मिल चुके हैं, यानी कि ये प्रकृति और हम जो है एक समान है। और वो कहती है कि इस तरह से बाहर और भीतर की रेखाएं सब मिट गई, यानी कि बाहर जो चल रहा है और अंतर मन में जो चल रहा है वो सब रेखाएं अब मिट चुकी है। देखिए मन में तो हमारे कुछ और चलता है, स्थितियां कुछ और होती है, तो ये है बाहर और अंदर का मन। लेकिन जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं तो बाहर और अंदर का मन जो है वो एक हो जाता है, एकात्मकता यहाँ पर हमें मिलती है। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी है, लेखिका कहती है कि आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी हैं, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। और वो कहती है मैं सचमुच, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सचमुच जो है ईश्वर के निकट हूँ, भगवान के बिल्कुल पास हूँ, भगवान के बिल्कुल करीब हूँ। और फिर वो कहती है फिर से वही प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना, जो शुरुआत में, जो सुबह के समय उनके होठों पर थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना थी जो सुबह के समय उनके आई थी होठों पर, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। तो इस तरह से तभी वो कहती हैं अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, और वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया, और वो महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। यानी कि अब वो इतने सारे, मतलब इतने गहन विचारों में उस टाइम पे डूबी हुई थी, इतने गहन चिंतन में वो डूबी हुई थी कि उनको प्रकृति और अपने आप में कोई अंतर मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक जब हमारा कोई ध्यान जब भंग होता है, जब कोई एक तरह से ध्यान हमारा टूटता है, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अब जो खंड खंड हो चुकी हैं, जो अभी तक हमने जोड़ के रखी थी वो खत्म हो गई है। और वह महाभाव, यानी कि जो उनके मन में जो भाव आया था, जो महाभाव आया था, जैसे सूखी टहनी टूट जाती है ना, पेड़ से बिल्कुल अलग हो जाती है, तो खट से वो महाभाव भी टूट गया। और वो क्योंकि क्यों टूटा ये सारी चीजें, क्यों हुई ये सारी चीजें, यानी कि ये अचानक कैसे हुआ। देखिए क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने आप में खोई हुई थी, अपने आप में डूबी हुई थी, इतनी बड़े बड़े भाव उनके मन में आ रहे थे, इतने बड़े बड़े विचार उनके मन में आ रहे थे, आत्मा और ईश्वर को अब वो अपने सामने पा रही थी, और आत्मा और प्रकृति में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि जब वो ये सारी चीजें सोच रही थी, जब वो ये सारी चीजें, ये सारे भाव जब उनके मन में आ रहे थे, तो वो तब उस टाइम पे चल रही थी, पैदल पैदल चल रही थी आगे। तो क्या हुआ कि वो उस तंद्रिल सी अवस्था में, तंद्रिल, तंद्रा की अवस्था में, निंद्रा की अवस्था में, यानी कि होता है ना जब कभी नींद में चलते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो इस टाइम पे नींद में चल रही है। नींद यानी कि क्योंकि वो तो खोई हुई थी उस प्रकृति की सुंदरता में और उस प्रकृति के दृश्यों में, तो उनको बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कितना आगे निकल आई है।
तो इस तरह से वो कह रही है कि दरअसल मंत्र मुग्ध सी में, ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने पूरा उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, वो प्रकृति के मोह में पड़ गई है और उसके पीछे 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 वो चली जा रही है, तंद्रिल सी अवस्था में, निद्रा सी अवस्था में, यानी कि खोई हुई सी, भूली हुई सी। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी दूर निकल आई थी, और वो ये सोचते सोचते अपना जो उनका जत्था था यात्रियों का, सैलानियों का, उनसे शायद वो थोड़ा दूर निकल गई थी। और वो कहती है अचानक पांव में ब्रेक सी लगी, अचानक पांव में ब्रेक सी लगी, यानी कि बिल्कुल जब उन्हें होश आया कि वो कहां तक आ गई है, तो अचानक उनके पैर रुक गए। अचानक उनके पैरों में जैसे ब्रेक, गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाते हैं ना, तेज गाड़ी चल रही होती है तो जोर से जब ब्रेक लगाते हैं तो हल्का सा झटका आगे की तरफ लगता है। तो बिल्कुल वही हुआ कि अचानक से जब उनकी ये तंद्रा टूटी, तो एकदम से उनके पैरों में जैसे ब्रेक लगे, और उन्होंने, और कैसा उन्हें फील हुआ उस टाइम पे, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। समाधिस्थ भाव में नृत्य करती, जैसे समाधि ले लेते हैं ना, बिल्कुल समाधि लेना, समाधि जब इंसान ले लेता है तो उसके बाद फिर बर्फ पड़ जाए, ओले पड़ जाए, पानी में डूब जाए, बर्फ में डूब जाए और किसी मलबे में डूब जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। समाधि लेना मतलब बिल्कुल अपने आप को डुबा देना, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना। तो वो कहती है कि समाधिस्थ भाव में नृत्य करती, समाधिस्थ यानी कि जैसे समाधि ले रखी हो, बिल्कुल डूब गई हो उसमें, समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन, आत्मलीन यानी कि जो अपने आप में लीन है, अपने आप में खोई हुई है, नृत्यांगना के नुपुर। क्योंकि जो नृत्यांगना नृत्य करती है तो आधा संगीत उसके नुपुरों से आता है, आधा संगीत जो है उसके घुंघरुओं से आता है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नृत्य कर रही है आत्मलीन होकर, और तभी उसके घुंघरू अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं, और जहां पर वो पहुंची थी पैदल पैदल आगे बढ़ के, जिस कारण उनके पैरों पर ब्रेक लगी थी, जिस कारण उनकी का ये महाभाव टूटा था, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो एक तरह से अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका अपना पहनावा होता है, उनके अपने तरीके होते हैं और अपना अलग तरह का खान पान होता है, तो बिल्कुल अद्वितीय सौंदर्य से बहुत ही सुंदर लगने वाली निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी जो है, पत्थर पर बैठी, पहाड़ पर बैठी, पहाड़ी पर बैठी कुछ पत्थर तोड़ रही थी। और गूंथे आटे सी कोमल काया, और उनका जो एक तरह से काया थी, उनका जो शरीर था बिल्कुल जैसे गूंथे हुए आटे के समान कोमल सी उनकी काया थी, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। दिखने में बड़ी सुंदर थी और कोमल सी काया थी, लेकिन हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों, डोके होते हैं ना, पहाड़ी डोके आपने देखे होंगे, इस तरह से बनाए जाते हैं जो बांस के होते हैं, और फिर ऐसे ऐसे उसमें बांस की जो है वो लगी हुई होती है। आपने देखा होगा कई बच्चों ने ऐसे ऐसे बने होते हैं डोके, उसमें वो घास और बाकी चीजें भरकर, और इधर से रस्सी लगी होती है, ऐसे रस्सी लगी होती है उसमें, और उसको सर पर लगाते हैं, यहाँ पर सर पर अटकाते हैं और पीठ पीठ में भी उसको लगाते हैं ऐसे, तो उसे कहते हैं डोका। उसमें क्या होता है, सामान डाला जाता है, कोई घास लेकर आता है, कोई लकड़ी लेकर आता है, कोई और इस तरह की बाकी चीजें लेकर आता है। तो कईयों की पीठ पर बंधी डोकों, जो कि एक बड़ी सी टोकरी टाइप की होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया, में उनके बच्चे भी होते हैं, यानी कि वो डोकों में, क्योंकि यहाँ पर वो पत्थर तोड़ने आती हैं तो उतना वो बच्चों को गोदी में नहीं लेकर आ सकती उस पहाड़ पर, तो वो बच्चों को डोके के अंदर एक कपड़ा बिछाकर, उस बड़ी सी टोकरी जो होती है, बड़ी गहरी सी टोकरी होती है, उसमें कपड़ा बिछाकर उसमें क्या करती है, बच्चों को भी लेकर आती है साथ में। तो कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। कुछ क्या थी, कुदाल जो था, कुदाल होता है ना खेत को खोदने के लिए, तो पूरी ताकत के साथ उसे जमीन पर जो है मार रही थी, यानी कि खोदने का प्रयास कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, इतने
स्वर्गीय सौंदर्य, स्वर्गीय सौंदर्य यानी कि जैसे साक्षात स्वर्ग में पहुंच गए हो, इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। देखिए, अब ये जो बाहर से जाने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये स्वर्गीय सौंदर्य है। स्वर्ग जितना सुंदर है उतना ही ये नजारे यहाँ के सुंदर है। लेकिन अब देखिए, आप वहां केवल एक दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। अब आप एक दिन के लिए वहां पर एक तरह से टहलने के लिए जा रहे हैं, अपने मन को शांत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, सोचिए, उनको खाना भी खाना होता है उस कंडीशन में, काम भी करना होता है उस कंडीशन में, और वहां पर अपनी दिनचर्या भी पूरी करनी होती है। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा टफ होता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो क्या कहा? भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। ठीक है। आपने देखा होगा कि प्रकृति कहती है सर्वाइव द फिटेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो वही सर्वाइव करेगा जो फिट रहेगा, यानी कि जो प्रकृति के अनुकूल चलेगा, जो प्रकृति के हिसाब से चलेगा वही फिट रहेगा। अब देखिए, वो उस कंडीशन में रहते हैं जहां पर हमें एक बार में ठंड लग जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम चीजें डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते खाना, तो वो उस कंडीशन में रहते हैं। ठीक है। तो वहां पर उनकी जो बॉडी होती है वो वहां के अनुकूल हो जाती है, और फिर वो उस हिसाब से उतनी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से वो खेत खोदते हैं, उसमें अन्न उगाते हैं, उस तरह का अनाज उगाते हैं और उसको खाते हैं, और एक तरह से जिंदा रहने की जो जंग है उसको वो लड़ते हैं। यानी कि कोई भी इंसान जो यहाँ पर आया है धरती पर, तो ये हमेशा जिसने मेहनत की है, जिसने जंग लड़ा है, जिसने उस चीज को एक तरह से हमेशा उपयोग में रखा है। आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है, मनुष्य के बारे में पहले कहा जाता था कि मनुष्य पहले घास खाता था। मनुष्य जो पहले क्या करता था, हरी सब्जियां, पत्ते बिल्कुल इसी तरह से खा लेता था, क्योंकि वो प्रॉपर जो है इंसान नहीं था उस टाइम पे। तो वो इसी तरह से घास फूस, जो क्योंकि उसने पका मांस, पक्की चीजें खाना नहीं सीखा था, तो उसके पेट में जो है उस तरह की जो आंतें होती थी, जो उसको पचाने के लिए उस तरह की आंतें होती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब मनुष्य ने पका हुआ भोजन खाना शुरू किया। ये सारी चीजें बिल्कुल साइंटिफिक हैं कि मनुष्य की पूंछ भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका भी उपयोग जो है खत्म हो गया। अब मनुष्य अपने दो पैरों पर चलने लगा और दो हाथों से काम करने लगा, तो पूंछ का भी यूज खत्म हो गया, तो धीरे 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 वो भी खत्म हो गई। ठीक है। और इसी तरह से जो उसके पेट में उन सब हरी सब्जियों से निकलने वाले फ्लूइड को पचाने के लिए जो आंत होती थी, उसका भी यूज खत्म हो गया। ठीक है। तो इस तरह से वो भी खत्म हो गई धीरे धीरे। तो यहाँ पर वही जीवित रहेगा जो हमेशा क्या होगा, वर्किंग होगा, जो हमेशा काम करेगा, जो हमेशा एक्सरसाइज करेगा, जो समय के अनुसार चलेगा, जो समय के अनुसार अपने अपने आप को ढालेगा, और जो एक तरह से प्रकृति के अनुकूल रहेगा। तो अब देखिए, उनको वहां पर वैसे रहना होता है, तो जिंदा रहने की वो जंग उन्हें लड़नी होती है। और साथ ही उन्हें मातृत्व, मातृत्व यानी कि अपने माँ होने का फर्ज, अपने माता होने का फर्ज उन्हें निभाना है, और श्रम साधना भी उन्होंने साथ के साथ करनी है। वहीं पर खड़े होकर बीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से वो कहते हैं, और वहां पर जहां पर वो महिलाएं काम कर रही थी, वहीं पर बीआरओ, बीआरओ यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी भी वहां पर खड़े थे। और लेखिका कहती है कि मैंने उनसे पूछा, उस कर्मचारी से मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रही हैं लेडीज जो है यहाँ पर, महिलाएं। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर चहुलबाजी के अंदाज में, यानी कि उसने चहुलबाजी के अंदाज में, जैसे मजाक करते हैं ना, चहुलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उसने मजाक करने के लिहाज से कहा कि जिन रास्तों पर गुजरते हुए आप पहाड़ों से टक्कर लेने के लिए जा रही हैं, ये पहाड़े
उन्हें चौड़ा बना रही है। ये पहाड़नें क्या कर रही हैं, उन्हें चौड़ा बना रही हैं, या ताकि आपकी जो मुश्किलें हैं, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का वो कर्मचारी था और उसने बताया कि ये जो पहाड़नें हैं ये रोड के चौड़ीकरण का काम, यानी कि रोड को चौड़ा कर रही है, जिस पर चलकर आप पहाड़ों से टक्कर लेने जा रही है। तो इस तरह से वो कहती है वो कहती है मेरे मुंह से अकस्मात, अकस्मात यानी कि अचानक ही निकला, क्योंकि देखिए जो बाहर से जाएगा और इस तरह की चीजों को देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि कैसे सरवाइव करेंगे ऐसी जगह पर। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से अकस्मात ही निकला, अकस्मात यानी कि अचानक ही निकला कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। क्या निकला उनके मुंह से, उनके मुंह से निकला कि ये तो बड़ा खतरनाक कार्य होगा, और वह संजीदा हो गया। संजीदा यानी कि थोड़ा सा एकदम से तेज नहीं हो जाते, चटक हो जाना, बिल्कुल तेज हो जाना। तो बिल्कुल संजीदा होकर बोला कि पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो तुरंत ही वो बिल्कुल संजीदा हो गया, जैसे चटक हो गया, उसको याद जैसा कुछ आया और उसने तुरंत ही कहा कि पिछले महीने तो किसी की जान भी चली गई थी। बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाने का। तो ये तो आप सभी को भी पता है कि किस तरह से पहाड़ों पर जो रास्ता बनता है उसको बनाना कितना दुस्साध्य, कितना कठिन काम होता है। अभी अभी आपने देखा, अगर आप न्यूज सुनते होंगे, अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे, तो जो ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण का या ऑल वेदर रोड का जो काम चल रहा था, वहां पर भी कुछ इस तरह का हादसा हुआ। या आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर खास तौर पर जब सुरंग बनती है, सुरंग बनाई जाती है या कुछ इस तरह का जब काम होता है, तो इस तरह के बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, जिससे कि कई बार कुछ पहाड़ टूटकर ऊपर से गिर जाते हैं, कई बार मलबा आ जाता है ऊपर से। तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं और ये बहुत खतरनाक काम होता है ऐसी जगहों पर काम करना। तो वो कहती है कि वो बताता है कि किस तरह से ये काम होता है, यानी कि कैसे पहाड़ों पर रास्ता बनाया जाता है, कैसे पहाड़ों पर रास्ते निकाले जाते हैं। तो वो बताता है कि पहले डायनामाइट से, यानी कि डायनामाइट क्या होता है, एक बहुत बड़ा बॉम्ब होता है, डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। यानी कि पहले डायनामाइट लगाकर चट्टानों को उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, और फिर बड़े बड़े पत्थरों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, और फिर एक परफेक्ट आकार, परफेक्ट शेप उसे दिया जाता है। और फिर एक तरह से जाले में, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जो रास्ते कटे होते हैं ये सबने देखा होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, पहाड़ी एरिया से आते हैं। तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप लोगों ने, कि किस तरह से पहाड़ों पर जो है रोड बनाई जाती है और नीचे की तरफ आपने देखा होगा कि जाल बनाया जाता है, लोहे का बड़ा सा जाल बनाया जाता है और उस पर पत्थरों से चिनाई की जाती है। वो क्यों किया जाता है, ताकि वो पत्थर जो है नीचे ना लुढ़क पाए, नीचे ना गिर जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, रोड और भी टूट जाएगी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि बड़े से जाले में फिर लंबी पट्टी की तरह इस तरह से जाल बनाया जाता है बिल्कुल, और फिर उस पर लंबी पट्टी की तरह ऐसे लोहे का पूरा जाल बनाया जाता है, और फिर उसके बीच बीच में जो है पत्थरों को पूरा अच्छे से जो है लगाया जाता है, फंसाया जाता है, और जिससे कि एक तरह से सारी चीजें उसमें अच्छे से अटक जाए और कोई भी कुछ भी नीचे ना गिर पाए। और वो कहते हैं जरा सी चूक, अगर इसमें जरा सी चूक होती है तो सीधा पाताल प्रवेश। ठीक है, यानी कि जरा सी उसमें कोई चूक हुई तो सीधा खाई में। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर इस तरह की बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें गाड़ियां जो है रोड से सीधे नीचे खाई में चली जाती हैं, बहुत सारे जान माल की क्षति भी होती है। तो ये पहाड़ों पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, और उसका यही रीजन है कि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो वो अंदर से कच्चे हो जाते हैं, और एक टाइम पे जब बारिश होती है या हल्की फुल्का भूस्खलन आता
है या भूकंप आता है तो उससे पूरा पहाड़ जो है दरक जाता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो चैप्टर में अभी काफी कुछ है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, और साथ ही बहुत सारी चीजें ये आपको यहाँ पर बता रहा है, समझा रहा है, और प्रकृति के नजारों को भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो बाकी के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।